बिहार के बड़े नेता और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई आपको एनडीए की इस भारी जीत के लिए। आप जो पूरा इलाका सीमांचल का है, जिसके बारे में ये माना जा रहा था कि वो आरजेडी और कांग्रेस के लिए स्वीप का इलाका होगा, वहां से क्या खबर है आपके पास में? कौन सी सीटें किसको जा रही हैं? देखिए, बिहार का दो इलाका था, शाहाबाद का और दूसरा इलाका सीमांचल का, जहां हमारा पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। इस बार जो सीमांचल से भी खबर आ रही है वो आपके स्क्रीन पे भी मैं देख रहा हूं, और ऐसे भी मैंने पूछा है और इलेक्शन कमीशन की साइट भी देख रहा हूं, तो सीमांचल उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है। यानी कटिहार में भी हम सिर्फ 2 सीट पे पीछे हैं, 4 पे आगे हैं। उस तरह पूर्णिया में भी हम करीब करीब सब सीटों पर आगे हैं। उसी तरह किशनगंज और अररिया में भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार लोगों ने वोट किया है डेवलपमेंट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यकीन जताया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर यकीन जताया है, और बिहार के लोगों को लगा है कि अच्छी सरकार है तो इसको बदलना नहीं है, तो सरकार बचाने के लिए लोग वोट करने गए। आप जानते हैं रजत जी, मैं पूरे बिहार में घूमा हूँ, ऐसा रिस्पांस बहुत दिन बाद दिखा। यानी लोकसभा में तो दिख रहा था, इस बार तो ऐसा ज़बरदस्त रिस्पांस था। और मैं प्रधानमंत्री की जो सभा को मॉनिटर किया, उनकी सभा में ज़बरदस्त उत्साह था। वो भागलपुर आए, अररिया आए, सीमांचल में कटिहार गए, और सब जगह पूर्णिया पहले बहुत बड़ी रैली की थी। इतनी बड़ी तादाद आती थी कि सोचा नहीं जा सकता था। तो प्रधानमंत्री पर बहुत ज़्यादा यकीन बिहार के लोगों का है, और नीतीश कुमार जी के काम पर भी विश्वास है। तो ये जो जोड़ी थी, ये ज़बरदस्त जोड़ी थी। इसके सामने महागठबंधन फेल हो गया। वोट अधिकार यात्रा में उन्होंने एक विषय उठाया था, सीमांचल में लोगों को डराने का काम किया कि अगर आपका वोट कट जाएगा। कोई व्यक्ति पूरे चुनाव में नहीं मिला जिसने कहा कि उसका वोट कट गया है। तो ये दुष्प्रचार भी इनको भारी पड़ा है। आइंदा से राहुल गांधी सावधान होंगे कि वो प्रोपेगेंडा करके और नरेंद्र मोदी को गाली देके अगर इस तरह की भाषा बोल के वो जीतना चाहते हैं, वो होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को के माँ तक को गाली दी गई। बिहार की जनता ने उस दिन ही मन बना लिया कि महागठबंधन के लोगों को सबक सिखाना है, इसलिए जितनी सीटें उनकी थी उससे भी वो घट रहे हैं यार, बुरी तरह हारेंगे। मुझे लगता है कि अब तो शुरुआती रुझान नहीं है, अभी तो कई राउंड की गिनती हो गई, और उसमें साफ इंडिया टीवी सुबह से मैं देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि अभी अच्छी खबर है। आपके स्क्रीन पे 172 हम हैं जी, और 68 महागठबंधन है। और उस यकीन से हम कह सकते हैं ये आंकड़ा और बढ़ेगा। जब हम लोग कहते थे कि अमित शाह जी ने कहा था 160 के ऊपर जाएंगे, तो अमित शाह जी की बात पूरी तरह सच होने जा रही है, और मैं अभी कह रहा हूं आपसे 172 से भी ऊपर जाएंगे जी। देखिए, 172 सीटें होने का मतलब है महागठबंधन से 104 सीटें ज्यादा होना। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है। और अब तक जो ट्रेंड आए, मुझे नहीं लगता कि अब ये ट्रेंड बदलेंगे, बल्कि ये ट्रेंड तो इसी दिशा में और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आम तौर पर मुसलमानों को ये कहकर डराया जा रहा था कि बीजेपी आएगी तो तुम्हें परेशान करेगी, बीजेपी आएगी तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं मुस्लिम के बीच में रजत जी, एक गांव में, मैं सुपौल जिला के वहाँ सुखपुर के नन्नूपट्टी गांव में गया था, शायद वहाँ के लोग सुन रहे होंगे। तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ आरजेडी वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अब सरकार बनेगी तो तुम लोग का जमीन जाल ले लिया जाएगा, देश से निकाल दिया जाएगा, हम वोट नहीं डालेंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये भी कह रहे हैं ये ज़मीन वो ले लेगा, ये वो ले लेगा। मैंने उनसे कहा कि आप हमारे ज़िले के हैं, कितनी गलतफहमी पैदा की है। पूरे चुनाव में मुसलमानों के बीच में जाकर डराया गया कि बीजेपी और एनडीए की सरकार आएगी तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बार वो डरे नहीं। इन्होंने वोट, हम नहीं कह दावा करते कि हमें बहुत वोट किया होगा,
लेकिन हम ये दावा जरूर कर रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमानों ने वोट नहीं किया है। वो इसलिए कि बीजेपी को हराना है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। और आप देखिए एक चीज़ और हुआ था कि जो MY समीकरण कहते हैं वो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का हो गया, M फॉर मल्ला हो गया, मुस्लिम नहीं था। तो मुस्लिम समाज को भी लगा कि जब यादव समाज से आबादी ज़्यादा है और जब मुख्यमंत्री का ऐलान कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री का ऐलान तेजस्वी यादव को कर दिया, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को कर दिया। तो मुस्लिम समाज के लोग कहते थे कि हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए या सिर्फ बीजेपी से डरा कर हमारा वोट ले लोगे। तो उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि कोई बीजेपी तो 20 साल से है वहाँ, 11 साल से केंद्र में है। तो मैंने मुस्लिम भाइयों से पूछा आपका कुछ बिगड़ा? उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि मोदी जी अनाज भी दे रहे हैं, मोदी जी आयुष्मान भारत का कार्ड भी दे रहे हैं, मोदी जी अकाउंट में पैसा भी दे रहे हैं, नीतीश कुमार 10,000 रुपया महिलाओं को भी दे रहे हैं। कोई योजना में भेदभाव की शिकायत आज तक नहीं आई। इसी वजह से इस चुनाव में अब लोग अस्थिर हो गए हैं। मैं एक दावा करता हूं या एक भविष्यवाणी करता हूं, इस चुनाव के बाद मुस्लिम समाज के लोग अब मान लेंगे कि ये जो लोग खुद बुरी तरह हारे हुए हैं, इनके नाव पे सवार नहीं होना है, नरेंद्र मोदी के साथ चलना, NDA के साथ चलना है। ये लास्ट चुनाव था सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का। इसके बाद ये डराना बंद कर देंगे, क्योंकि जो वोट अधिकार यात्रा इन्होंने निकाली, जिसको हम लोग घुसपैठ अधिकार यात्रा कहते हैं, वहाँ पे इन्होंने सिर्फ डराने का काम किया। ये डरा के और मोदी जी को गाली दे के गलतफहमी पैदा करके और ये गलतफहमी पैदा करके वोट लेते हैं। अब वो नहीं होने वाला। अब मुस्लिम समाज को भी लगता है कि जब आएगा मोदी, छाएगा मोदी, जीतेगा मोदी, सरकार बनाएगा मोदी, तो फिर इधर उधर क्यों जाना, चलो मोदी जी के साथ। तो ये चुनाव गेम चेंजर साबित होगा, मुझे लगता है। देखिए ओवैसी साहब के जितनी भी स्पीचेस हमने सुनी, उन्होंने मुसलमानों से कहा कि बीजेपी तुम्हारे कब्रिस्तान ले लेगी, तुम्हारी मस्जिदों पे कब्जा कर लेगी, तुम्हारे घर छीन लेगी। देखिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम में सिर्फ इत्तेहाद है, वो इत्तेहाद का कोई काम तो करते नहीं। बैकग्राउंड है कि रजाकारों से बनी हुई पार्टी है। अब वो तो भड़काऊ भाईजान नहीं, 15 मिनट वाले हैं। 15 मिनट सेना हटा दो, पुलिस हटा दो, ये कह के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ा हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया था, लेकिन उसके बाद उनकी ज़बान तो जहरीली रहती है। और जो बिहार का मुसलमान है वो हैदराबाद, देखिए हमारा खान पान भी अलग है, हम पुलाव गोश्त वाले हैं, वो बिरयानी वाले हैं। हमारा पहनावा भी थोड़ा अलग है, हम मिक्स रहते हैं। आप हमारे यहाँ सुपौल ज़िले में चले जाइएगा तो मुसलमान भी धोती पहनते हैं, वहाँ पर कोई उल्टा सीधा मांस नहीं बनता। तो कल्चर एकदम अलग है। ओवैसी साहब अगर ये सोच रहे हैं कि हैदराबाद की मानसिकता को बिहार में ले आएंगे तो वो होने वाला नहीं है। हम लोग बहुत मिलकर रहते हैं, बहुत दिनों तक अभी भी बहुत मुस्लिम मिल जाएंगे जो छठ मनाते हैं, वहाँ मिलजुल कर रहते हैं। हर जगह का कल्चर अलग है। बिहार के कल्चर पे ज़बरदस्ती वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कल्चर थोपना, और ओवैसी साहब बड़ी चालाकी से लड़ रहे थे। अपने सब वर्कर लेके आ गए, लेकिन अपने भाई को नहीं लाए। अपने 15 मिनट वाले भाई को लाते वहाँ, वो नहीं लाए। वो कई जगह बैरिस्टर हैं, तर्क अच्छे रखते हैं। पार्लियामेंट में मैंने कई बार उनसे बहस की है, टीवी पे बहस की है, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन बहुत चालाकी से वो मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार डालते हैं। मैंने तो उनका नंबर भड़काऊ भाईजान के नाम से सेव कर रखा है कि वो सिर्फ भड़काना उनका काम है और कुछ नहीं है। हाँ, चुनाव में आते हैं थोड़े जनूनी बात करते हैं। मुस्लिम में जो कुछ लोग ऐसी तबीयत के होते हैं जिनको जनून चाहिए, कुछ भड़काऊ बात चाहिए, ऐसे लोग उनको पसंद करते हैं, मैं मानता हूँ। और आप ये रजत जी ये याद रखिए, आप तो किशनगंज, जब मैं वहाँ मिनिस्टर था तो आप एक बार हमने आपको दावत दी थी, आप आए भी थे। वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सीमांचल का इलाका मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। वहाँ के लोगों की मानसिकता को जानता हूँ, वो भड़कने वाले नहीं हैं। इसलिए बहुत सी जगह, जैसे मैं सीट बताता हूँ आपको, जोकीहाट सीट पर बहुत से मुस्लिम का वोट हमें मिल रहा है, मंजर आलम चुनाव लड़ रहे हैं।
जिस तरह अमौर में सबा जफर जेडीयू एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको भी वोट मिल रहा है, बहुत लड़ाई में है। उसी तरह अब अगर आप इधर अररिया की आएंगी, अररिया वाली सीट है शगुफ्ता जेडीयू से लड़ रही है। ये सब सीट ऐसी है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। और एक जगह मैं अभी जिम्मेदारी से बता देता हूँ, शहर इलाके में कैंपेन करके लौटा हूँ, देखिए वोट भी डाल के लौटा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ओवैसी साहब का एक उम्मीदवार मुझे मुकाबले में दिखा जो बहादुरगंज के अंदर, वो तौसीफ आलम कभी निर्दलीय भी जीता था, कभी कांग्रेस से आरजेडी से भी जीता। तो वो और जोकीहाट में उनका एक उम्मीदवार जो तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा है, बड़ा बेटा, जो मंत्री रहा है और वो जनसुराज से लड़ रहा है, वो फाइट में दिखा। उसके अलावा न एआईएम फाइट में दिखा और न जनसुराज वाले दिखे। हाँ, ये लोग यूट्यूब पे फाइट में थे, सोशल मीडिया पे फाइट में थे। इन लोगों के व्यू बहुत अच्छे आते हैं, प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया बोलते हैं, आर्टिकुलेट हैं, तो इसलिए उनको सुनने लोग आते हैं। जितने एंकर जाते हैं दिल्ली से उन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मीडिया के डार्लिंग हैं, वो अच्छा बोलते हैं, इसलिए व्यू अच्छा आता है। तो जितने यूट्यूबर हैं वो उनसे बाइट लेने जाते हैं, लेकिन वोट नहीं आता है। वही हाल प्रशांत किशोर का है, वही ओवैसी साहब का है। दोनों आर्टिकुलेट हैं, ये मैं मानता हूँ, और दोनों पढ़े लिखे भी हैं। भाई मीडिया के डार्लिंग तो आप भी हैं, आपसे भी बहुत बात करती हैं मीडिया के लोग। हम स्टूडियो में जो डिस्कस कर रहे थे वो ये कि इस बार एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा और महागठबंधन में बिखराव दिखाई दिया, इसका भी एक असर हुआ है। नहीं, एकदम आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि एनडीए का कैंपेन और जो बीजेपी की सीटों पे हम लोग मेहनत कर रहे थे, वहाँ पे बीजेपी ऑफिस से होता था। अगर एक सीट हमारी भागलपुर में एक सीट पर फाइट थी नाथनगर पे, जहाँ अभी पता नहीं क्या रिजल्ट आ रहा है, मैंने देखा नहीं है। तो बीजेपी की मीटिंग हुई, उसमें कहा गया, जब गृह मंत्री अमित शाह जी फिर 35 आए और मैं भी वहाँ मौजूद था, उनके साथ मंच शेयर किया, तो उन्होंने कहा भाई पूरी ताकत लगाइए, कैसे भी वो जीतना है, एक भी सीट नहीं जानी चाहिए। और अपने लोगों को सबको बुला के कहा कि भाई उस सीट पर भी मेहनत करो। तो हम लोग सिंबल अलग अलग था, लेकिन नेता एक थे नरेंद्र मोदी, नेतृत्व था नीतीश कुमार का, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी की पूरी टीम एकदम एकजुट होकर लड़ रही थी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारे प्रवासी गए थे बाहर से, कुछ विधायक गए थे, सांसद गए थे, मंत्री गए थे, एक एक सीट पर उनकी जिम्मेदारी थी। तो जहां जेडीयू लड़ रही थी या लोजपा लड़ रही थी, उस सीट पर भी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का कोई एक एमएलए हो तो उसकी भी ड्यूटी थी। जैसे जेडीयू कहलगांव लड़ रही, वहाँ चंदौली के जायसवाल जी की ड्यूटी थी। और मैं जब वहाँ गया तो वहाँ वर्कर ने कहा, उम्मीदवार ने कहा जेडीयू के शुभानंद मुकेश ने, कि जितना जायसवाल जी मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत तो हम भी नहीं कर रहे हैं, इतने चंदौली के विधायक इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपने सही आकलन किया कि कलेक्टिव होकर लड़े। जबकि राहुल गांधी रूठे रूठे नजर आए, कांग्रेस को अपने बारे में घमंड अहंकार हो जाता है, डींगे हाँकने लगते हैं कांग्रेसी, कहने लगते हैं, बड़ा माहौल बन गया। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा में गए, थोड़ी भीड़ आई, और रजत जी मैं पूरे वोट अधिकार यात्रा में बीजेपी ने मुझे पीछे पीछे लगा रखा था। मैं 13,000 किलोमीटर चला हूँ चुनाव से पहले, और तब मैंने देखा कि उनको लोग देखने सुनने आ जाते थे, उनके वर्कर आते थे, उनको गलतफहमी हो गई, ज्यादा सीट मांगने लगे। और जब रिजल्ट आया तो कुछ नहीं निकला। वहाँ राहुल जी, प्रियंका जी जाएंगे जहाँ बीजेपी डोमिनेटेड एरिया में, तो देखने तो लोग आएंगे, देखने में अच्छे लगते ही हैं, इनके नेता तो शहर में रहते हैं, जब जाते हैं तो इनको देखने भी लोग आ जाते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, राहुल गांधी को पवन सिंह से ज़्यादा लोग नहीं देखने आते, पावर स्टार हैं पवन सिंह। एक दिन मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में गया, 4 सभा किया, एक रोड शो किया। मैंने रजत जी ऐसा रोड शो कभी नहीं देखा, 6 घंटे हम लोग खड़े रह गए, निकलना मुश्किल था। पवन सिंह बीच में से उन्होंने कहा कि भैया हमको जाना है, मैंने कहा आप जाइए। मैंने सोचा कि अब रोड शो हो गया है, ये पावर स्टार चलेगा, मैं अकेले क्या करूंगा, लेकिन मेरे रोड शो में भी भीड़ की कमी नहीं थी। तो यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, वहाँ राहुल जी और तेजस्वी यादव।
अभी मैंने मुकेश सहनी मुझे पूर्णिया में वोट डालने के बाद हवाई जहाज़ में मिल गए, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप 18-18 सभा कैसे करते हो? तो आरजेडी के पास 2 हेलीकॉप्टर था, 9 सभा एक हेलीकॉप्टर से और 9 सभा एक हेलीकॉप्टर से। तेजस्वी यादव को ये गलतफहमी हो गई कि कोई फिल्म स्टार है, वो उतरे ऐसे ऐसे हाथ किया, हाँ हाँ इनको वोट देना, हम चलते हैं। भाई कोई भाषण नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा 180 सभा कर ली। हम लोग जब 4 सभा या 5 सभा करते हैं, 2 नेता होते हैं तो मुश्किल हो जाती है। वो तो सिर्फ हाथ हिला के चले आए, तो लोगों को लगा कि बिना, जब अभी वो कहते हैं ना रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, बाद में कौन पूछेगा। और उनके यहाँ आप एक चीज देखिए, क्या आरजेडी का कोई नेता मिल जाए तो पूछिए तेजस्वी यादव के अलावा किस नेता ने वहाँ कैंपेन किया? एक भी नेता नहीं। वहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत बड़े नेता हैं, मुस्लिम समाज के बड़े मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं उनको। उनसे एक दिन हेलीकॉप्टर में नहीं बैठाया उनको। ये लोग, तेजस्वी यादव को गलतफहमी हो गई थी अपने बारे में कि उनको बहुत बिहार की जनता चाहती है, उन्होंने रोजगार दे दिया, ये दे दिया। कोई यकीन करने वाला नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह आपके टीवी पे आ रहा है कि अररिया से भी जेडीयू आगे है। मैं आपको बता देता हूँ, आज मुस्लिम डोमिनेटेड है, 60% से ऊपर है, वहाँ से भी एनडीए आगे है। और किशनगंज जहाँ 63% मुस्लिम है, वहाँ से भी बीजेपी जीतेगी। यानी बहुत सी मेजॉरिटी मुस्लिम सीट बीजेपी और जेडीयू। सबसे ज्यादा खराब हालत कांग्रेस की नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि शायद मुस्लिम बहुल इलाकों में उनको थोड़े बहुत वोट मिलेंगे। सिर्फ 9 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। नहीं, मुझे लग रहा है 9 से भी कम हो जाएगा इनका। ये 9 भी कुछ ज्यादा दिख रहा है। कुछ एरिया होता है बूथ वाइज खुलता है। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि भागलपुर में 1 नंबर बूथ कहाँ है, तो हमें अंदाज हो जाता है 1 से 50 तक बीजेपी पीछे रहेगी, 50 के बाद आगे रहेगी, ऐसा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 9 सीट दिख भी रही है वो भी 9 सीट कम होने वाली है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना है इसमें। अगर कोई कांग्रेसी मेरी आवाज़ सुन रहा हो कि भाई आप दिल्ली में 0 लाते हो, हरियाणा हार जाते हो, महाराष्ट्र हार जाते हो, फिर भी आपकी ज़बान नहीं बदलती, आपकी भाषा नहीं बदलती, आप में सौम्यता नहीं आती, आप अटैकिंग रहते हो, देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता को माँ की गाली सुनवा देते हो अपने मंच से, उनके बारे में तू तराक करके बात करते हो। नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, वो वर्ल्ड के लीडर हैं। वो दुनिया में उनको बहुत इज्जत भरी निगाहों से देखा जाता है। अटल जी जब जिस तरह नेता थे तो विरोधी कांग्रेसी भी उनको इज्जत के साथ उनको बुलाते थे, तो तब कांग्रेस सरवाइव भी करती थी। आज उल्टा हो रहा है। नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय नेता हैं, कांग्रेस के नेता इस तरह की बात करते हैं कि हम लोगों को बहुत दुख होता है। रजत जी, मैंने आपसे कहा, देखिए आपके स्क्रीन पर 9 से 8 सीट हो गई कांग्रेस की, 1 घट गई। नहीं, आप थोड़ी देर और बात करते रहेंगे तो हो सकता है सीटें और कम हो जाएं। लेकिन ये बात सही है कि इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट पूरे कैंपेन के दौरान दिखाई दिया। इसीलिए मैंने तो रजत जी, मैं आपको बताऊं, मेरा सौभाग्य है कि मैं युवा मोर्चा के, वो नरेंद्र मोदी जी इंचार्ज थे, तब से मैं जानता हूं, बहुत शुरू से उनको जानता हूं, उनके साथ काम किया है। मैंने नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, क्या उन पर खुदा का फजल है, क्या मेहरबानी है ऊपर वाले की, कि लोकप्रियता इतने साल बाद उनकी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं ना, एंटी इनकम्बेंसी प्रो लोकप्रियता का जो पैमाना है वो बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी पर यकीन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि काम करके दिखाया। और बिहार में नीतीश कुमार जी का साथ है, तो ये जोड़ी, वो था पवन सिंह का गाना था कि मोदी नीतीश के जोड़ी हिट हुई, तो मोदी नीतीश की जो जोड़ी है वो हिट हो गई है, बम्पर जीत मिल रही है। और हमें तो पूरा यकीन है कि जिस तरह 2010 में, मैं बड़ी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 2010 में हम 206 सीट जीते थे, कहीं ये 200 का आंकड़ा न छू दे, ये भी हो सकता है।
क्योंकि हम एक बार डबल सेंचुरी बिहार में मार चुके हैं। जी। इस बार भी जो आंकड़ा दिख रहा है आपके स्क्रीन पर 175, ये 25 बढ़ भी सकता है, ऐसा मेरा यकीन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी हमसे बात जी, करने के लिए। और आपने ये जो बात कही कि अब मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि क्या बीजेपी के साथ उनको आना चाहिए, तो मैं कहूँगा बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि क्या मुसलमानों को साथ लाना चाहिए। सब मिलके चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।